हमारे देश में संविधान में रूल ऑफ लॉ कह तो दिया गया, लिख करके दे भी दिया गया, लेकिन धरातल पे क्या रूल ऑफ लॉ है? और क्या रूल ऑफ लॉ के लिए सिर्फ संविधान जिम्मेदार है, सिर्फ सरकारें जिम्मेदार है, सिर्फ पॉलिटिशियन जिम्मेदार हैं, या जनता की भी कोई जवाबदेही बनती है? जिस देश की जनता सोई हुई है, चाणक्य ने कहा था, तो उसको अधिकार नहीं मिल सकता। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। तो इसी उद्देश्य के तहत मैं इस अपने लॉ चैनल के माध्यम से जन जागरूकता का अभियान, कानूनी शिक्षा का अभियान चलाता हूं, जिसमें मैंने यूक्रेन के छात्रों की समस्याओं को उठाया भी था। बड़े इत्तेफाक की बात है कि लॉ के पेशे से जुड़ने से पहले मैं 35 साल तक जर्नलिस्ट की भूमिका में रहा हूं, जहां मुझे ग्राउंड जीरो से समस्याओं को देखने का अवसर मिला है। मैं भारत से बाहर खुद एनआरआई रहा हूं लंबे दौर तक, और 9 देशों में मुझे काम करने का सुअवसर मिला है, जिसमें फॉर्मर यूएसएसआर भी शामिल है। हमारे वक्त में यूक्रेन अलग देश नहीं होता था, यूएसएसआर होता था, और मुझे मॉस्को में भी काम करने का अवसर जर्नलिज्म में प्राप्त हुआ था। तो मैंने उस क्षेत्र को भी, उस वहाँ की जियोपॉलिटिक्स को भी बड़े नज़दीक से देखा है। और वर्तमान समय में मैं माननीय रामविलास पासवान जी की पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। कल तक हमारी पार्टी एनडीए सरकार का हिस्सा रही, जब तक रामविलास पासवान जी रहे, और इस नाते भी हमारा यह दायित्व बनता है, हमारा यह फ़र्ज़ बनता है, सरकार का अंग होने के कारण और सरकार की एक आवाज़ होने के कारण, बुलंद और सशक्त आवाज़ होने के कारण, कि हम छात्रों की इस समस्या को संसद में, संसद के बाहर, सड़क पर, जहाँ जहाँ भी ताकत है, पूरे पुरजोर से उठाएं। और इसको उठाने का काम मैं लगातार आप जैसे छात्रों की सहयोग से, देश की जनता से के सहयोग से कर रहा हूँ। तो संविधान के आर्टिकल 21 फंडामेंटल लाइफ टू लिबर्टी का हमको अधिकार देता है, जीवन जीने का, शिक्षा का अधिकार देता है। तो शिक्षित होना मेरा फंडामेंटल राइट है, और उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए चाहे जो भी कारण रहे हों, जो भी व्यवस्थाएं रहे हों, जब हमें भारत में अवसर नहीं मिला तो हम इतने कमिटेड लोग थे कि हमने यूक्रेन जैसे देश में या बाहर जा कर के पढ़ने का काम किया। ठीक है, अब जो चीज़ वहाँ हो गया वो हमने तो किया नहीं, या उसके लिए तो हम जिम्मेवार नहीं हैं, या उसके लिए भारत सरकार भी जिम्मेदार नहीं है। एक आकस्मिक स्थिति है, एक इमरजेंसी सिचुएशन है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में आप डॉक्टर हैं 3rd ईयर के, क्या आप एसओपी फॉलो करते हैं? आपके पास जब एक इमरजेंसी मरीज आता है तो क्या आप टेक्स्ट बुक रिफर करते हैं कि इसको ब्लीडिंग हो रही है, क्या करना है? कि उस समय जो भी मौजूद संसाधन होते हैं, क्या उस समय आप ये कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, पट्टी लाना, पट्टी बांधना और ये ऑक्सीजन का सिलेंडर उठाना? पेशेंट के जान बचाने के लिए जो भी हर संभव परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, उससे एक डॉक्टर जूझता है और उसका समाधान निकालता है। उसी तरह से देश में जब विपदाएं आती हैं, भूकंप आ जाता है, कोई बड़ा बाढ़ आ जाता है, तो कोई प्रोटोकॉल नहीं ढूंढा जाता। जो मौजूद होता है उसको मौजूद परिस्थितियों में अपने बेस्ट ऑफ एबिलिटी से, अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए समाधान निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ वैसी ही विपदा की घड़ी है, कुछ वैसी ही इमरजेंसी सिचुएशन है, जिसका कानून तो मैंने बता दिया कि आर्टिकल 21 के तहत ये मेरा हक है, शिक्षा प्राप्त करना, मेरी लाइफ को बचाना। मेरा लाइफ वहाँ डेंजर में था, इसलिए मैं भारत का नागरिक था, इसलिए भारत सरकार को भी बधाई है, उसने बहुत महत्वपूर्ण काम किया, निकाल के लेके आए। लेकिन ये कैसा, एक तरफ आप जान बचा रहे हैं, दूसरी तरफ मैं करूं क्या ऐसे जान का लेके? मेरी पूरी मेहनत, मेरा पूरा पैसा, मेरा पूरा कैरियर एट स्टेक है। और देखिए, इससे एक दूसरी कानून की भी समस्या पैदा हो सकती है अगर इसको समय से इस पे फैसला नहीं लिया गया। ये युवा ताकत है, फ्रस्ट्रेटेड है,
माँ बाप ने कर्ज लेकर के भेजा हुआ है, ठीक है, गांव घर में करने को कुछ नहीं है, तो खाली दिमाग शैतान का गढ़ होता है। तो ये छात्र सब लोग आपकी तरह कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग के तो हो नहीं सकते कि उन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया और हम जैसे लोगों से बात कर रहे हैं और उस पॉजिटिव एनर्जी में रहने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग असामाजिक कार्यों में भी संलिप्त हो सकते हैं। असामाजिक तत्व भी इनका, चाहे वो यूक्रेन में बैठे हैं, चाहे वो रोमानिया में बैठे हैं, चाहे हिंदुस्तान में बैठे हैं, इस युवा शक्ति का दुरुपयोग भी तो कर सकते हैं। और ये बेचारा जब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और जान बच गया है, माँ बाप को अपने जब परेशान देखेगा रात दिन, तो वो गलत चीज़ों में संलिप्त हो सकता है। कोई इसमें से जाके मान लीजिए गलत डिग्री से झोला छाप डॉक्टरी ही शुरू कर दे, कोई कंपाउंडरी शुरू कर दे, कोई कुछ कर दे, मतलब बहुत सारी कानून की भी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इन छात्रों को यथासंभव और यथाशीघ्र भारत सरकार को इनकी चिंता करनी चाहिए और इनकी व्यवस्था, जो भी उत्तम से उत्तम व्यवस्था है, वो करना चाहिए। अब जब मैंने इस चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से 4C सुप्रीम लॉ यह बात कही, तो कई लोग काफ़ी नाराज़ हो गए और बहुत सारे कमेंट मेरे चैनल पे भी आए कि आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, आज भी एक लंबा चौड़ा आया है। मैं अपने उस साथी का धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम संवेदना तो है। देखिए, वो विरोध में ही बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं। विरोध में बोलने का मतलब है वो जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं से सेंटेसाइज हैं। लेकिन ठीक है, वो एक अलग व्यूज़ रखते हैं या उनकी जो समझ है। अब उन्होंने एक ऐसी समस्या उठाई कि देखिए, बाहर के मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में सिर्फ इस चीज़ को पढ़ाया जाता है, इंडिया में फिजियोलॉजी भी पढ़ाया जाता है, ये भी पढ़ाया जाता है, वो भी पढ़ाया जाता है। अब उन छात्रों को अगर आप सेकेंड ईयर में सीधे भर्ती कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटियों में वो नहीं पढ़ाया जाता। देखिए, मैं इस विषय के डिटेल में नहीं जानना चाहता, ये टेक्निकल इशूज़ है कि बाहर के कॉलेज का क्या स्तर है, यहाँ के कॉलेज का क्या स्तर है, सीट कहाँ से आएगी, भारत सरकार। लीव दिस टू द एक्सपर्ट ना, इसमें हम आप क्यों दिमाग लगाएं। जो हमारा वो मित्र इस तर्क पे उन स्टूडेंट्स को यहाँ एडमिट किए जाने का विरोध कर रहा है, मैं अपने उस मित्र से, अपने उस भाई से कहना चाहता हूँ कि ये हमारा आपका काम नहीं, ये एक्सपर्ट को करने दीजिए ना, उसका रास्ता निकालने दीजिए। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो उनका सोल्यूशन निकाल दीजिए। इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप डायरेक्ट एडमिशन में दीजिए, 1 साल का ब्रिज कोर्स कर दीजिए, ठीक है। आप उन छात्रों को कोई, अब एक दूसरी बात लोग कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि जी ये जो बाहर से बच्चे पढ़ के आते हैं, ठीक है, तो ये इनको एक इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एक विशेष एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो प्रावधान है, ये सिर्फ कोई डॉक्टरों के लिए तो है नहीं, तो पायलट को भी देना पड़ता है। नहीं, चलिए, हम कहते हैं यहाँ वाले को आप मत दीजिए, आप बाहर वाले को लेते हैं, तो पायलट को भी लेते हैं, ठीक है। तो ये तो एक रेसिप्रोकल है ना, कि जब यहाँ से MBBS लेके भी कोई यूके में जाएगा या यूक्रेन में जाएगा तो उसको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो यहाँ की डिग्री को थोड़ी मान लेते हैं। अब उसमें एक तर्क आ रहा है कि उस एग्ज़ाम में सिर्फ 20% बच्चे पास करते हैं। मतलब यह कहने की कोशिश हो रही है या यह प्रमाणित किया जा रहा है कि बाहर की डिग्री इंडियन मेडिकल डिग्री की तुलना में कमतर है, वो विश्वसनीय नहीं है, उनके पढ़ाई का स्तर लेस है। तो भैया, आप कंडीशन स्ट्रिंजेंट कर दो ना, आप एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट ले लो ना। आप नहीं पास करेंगे तो फेल कर देना, उनको 2 साल ब्रिज कोर्स में छोड़ देना। नहीं, आप मुझे परीक्षा में बैठने से पहले कैसे फेल कर देंगे। अरे तो हम फेल कर जाएंगे तो हमको परीक्षा देने दो, फेल कर जाए दो। हम ये डिमांड थोड़ी कर रहे हैं कि नहीं हमको ज़बरदस्ती डॉक्टर की डिग्री दे दो। तो इसीलिए मैंने कहा बार बार कि लीव दीज टेक्निकल क्वेश्चंस टू द एक्सपर्ट। लेट्स not me, you or anybody else watching this show become the expert. Leave the technical things to the expert. Have faith in them, have trust in them. समस्या कहाँ है? समस्या है पॉलिसी डिसीजन, ठीक है। भारत सरकार को नीतिगत फैसला लेना है
कि ये स्टूडेंट्स एकोमोडेट कैसे किए जाएं, कहाँ किए जाएं, कौन से प्रावधान के तहत किए जाएं, ये काम है भारत सरकार। उसके बाद भारत सरकार कमेटी बना दे। अब देखिए, इस पे बात होगी तो बहुत सारे सोल्यूशन है। देखिए, कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, व्हेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे। सवाल ये है कि अब अगर हमारे भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम किया, तारीफ है। हमारे जयशंकर साहब जो विदेश मंत्री हैं, संसद में बड़े गर्वान्वित होकर के एक बयान दे रहे थे कि जी भारत ने रिकॉर्ड संख्या में पूरे विश्व में ऑपरेशन गंगा चलाया और सबसे ज़्यादा हवाई उड़ान हमारे यहाँ से लगा और छात्रों को निकाला गया। तो मैं पूछता हूँ कि क्या इसके पहले ये हुआ था? आज से पहले कभी हुआ था? नहीं हुआ। क्राइसिस तो पहले भी आए। भारत के कामगार, भारत के मजदूर, भारत के नागरिक, भारत के बच्चे पहले भी क्राइसिस में विदेश की धरती पे परेशान रहे हैं। अफगानिस्तान में परेशान रहे हैं, पाकिस्तान में। भारत अपने उच्चायोग के लोगों की मदद नहीं कर पाया है कई बार। तो आपने एक अभूतपूर्व फैसला लिया, बिकॉज परिस्थितियां अभूतपूर्व थीं। तो उसी के मद्देनज़र अब आपसे ये अपेक्षा है, निवेदन है, करवद प्रार्थना है कि भारत के हित में, देखिए ये काम, मैं स्टूडेंट के हित की बात तो अपने आप हो जाएगी। क्या ये नेशन बिल्डिंग प्रोसेस नहीं है? क्या ये राष्ट्र निर्माण का विषय नहीं है? क्या भारत को योग्य डॉक्टरों की जरूरत नहीं है? WHO का जो रिकमेंडेशन है कि एक व्यक्ति पे या कितने व्यक्तियों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, WHO कहता है कि प्रत्येक 100 व्यक्ति पे एक डॉक्टर होना चाहिए। आप बिहार से हैं, बिहार की बात मैं नहीं करता, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता, मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं करता, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा। वहाँ की स्थितियाँ तो बहुत खराब हैं। मैं तो देश की राजधानी दिल्ली में बैठा हूँ। मैं पूछता हूँ यहाँ के रहनुमाओं से, क्या रेशियो है? यह देश अभी कोरोना के टाइम में 2 वर्ष पहले किस तरह से चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में, चिकित्सकों के अभाव में कड़ा रहा था, दम तोड़ रहा था, अर्थीयों की लाइन लगी हुई थी। क्यों? आज देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए। हम क्यों नहीं डॉक्टरों की संख्या बढ़ा सकते हैं? मैं तो डॉक्टरों की बात छोड़िए, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। यूनाइटेड नेशन के डाटा के हिसाब से दिल्ली में 4,000 साढ़े 4,000 व्यक्ति पे एक डॉक्टर है, जबकि WHO का रिकमेंडेशन है, डेवलपमेंट इंडेक्स यह मान करता है, विकसित देश होने का यह पैमाना है कि प्रत्येक 100 व्यक्ति पे एक डॉक्टर होना चाहिए। हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं। किस आधार पर बनेंगे? जब हम अपने लोगों को, ह्यूमन रिसोर्स को ही नहीं संभाल पाएंगे, इनको पल्लवित पुष्पित नहीं कर पाएंगे, तो हम कैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे? और अगर हम बन भी गए तो अर्थियों के इस समंदर में उस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम क्या करेंगे भाई? तो यह राष्ट्र निर्माण की बात है, यह राष्ट्र हित की बात है। और यह बात मात्र यूक्रेन से लौटे हुए छात्रों की नहीं है। मैं इस समस्या को थोड़े और ऊपर के स्तर पे ले जाना चाहता हूँ और इस देश के रहनुमाओं से, इस देश के पॉलिसी मेकर से, इस देश की अदालत से, इस देश की जनता से यह अपील करना चाहता हूँ कि इसको छोटे चश्मे से ना देखें। आप अपना चश्मा बड़ा करें, आप अपनी सोच बड़ी करें। यह यूक्रेन से लौटे हुए छात्रों का सवाल नहीं है मात्र, यह भारत के भविष्य का सवाल है। देखिए, 2 लाख ऐसे छात्र और हैं जो पिछले 2 साल में चाइना में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और फिलीपींस में, वो भी लौट के नहीं जा पाए। तो वो भी यहाँ 2 साल से बैठे हैं, उनका वीज़ा रिन्यू नहीं हो रहा है। तो कितना बड़ा 18,000, 22,000 आप लोग लौटे हैं। अभी फिर से एक कहानी आई है कि 200 छात्र फिलीपींस में फंसे हुए हैं ऐसी ही समस्याओं में, जिनकी डिग्री को रातों रात इंडियन मेडिकल काउंसिल ने इक्विवेलेंस देने से इनकार कर दिया है। तो उनका भी भविष्य का सवाल है। तब देखिए,
इन समस्याओं के सबके मूल में क्या है? 70 साल पहले का हमारा मेडिकल एजुकेशन एक्ट बना हुआ है, उसके हिसाब का मापदंड बना हुआ है। एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए हज़ारों करोड़ की पूंजी की ज़रूरत है, इतने बड़े कैंपस की ज़रूरत है। आज युग बदल चुका है, ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, तरह तरह के तकनीकी कोर्स ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाए जा रहे हैं। तो क्या यह समय नहीं है कि भारत की पूरी मेडिकल शिक्षा पद्धति, जब भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की समीक्षा हो रही है तो मेडिकल एजुकेशन पॉलिसी की समीक्षा क्यों नहीं हो? मेडिकल कॉलेज को स्थापित करने के मापदंडों की समीक्षा क्यों नहीं हो? जो नई तकनीकी आई है AI VR, उसके आलोक में पूरे सिलेबस को रिवाइज क्यों नहीं किया जाए? ऐसी कोई बेहतर पद्धति क्या भारत अमेरिका की जो चिकित्सीय व्यवस्था है वो भारत से कमतर है? अगर वहाँ एक छोटे से क्लासरूम में 40 या 50 डॉक्टरों को पढ़ाया जा सकता है तो हमारे यहाँ एक प्रोफेसर 20 बच्चों को क्यों पढ़ा रहा है? वो 100 बच्चों को तकनीकी की सहायता से क्यों नहीं पढ़ा सकता है? तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस तरह के पुराने मापदंड हैं, अगर उसको बदल दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि इन सभी मेडिकल कॉलेजेस में पर्याप्त जगह निकल सकती है, सीट बढ़ सकती है और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हमारे इन नए डॉक्टरों का सहयोग मिल सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अगर इनसे आश्वस्त नहीं हैं तो परीक्षा पद्धति को कड़ी कर दीजिए। आप उनको पढ़ने तो दीजिए, पढ़ने से क्यों रोक रहे हैं? अगर वो योग्य नहीं होंगे तो उनको फेल होने दीजिए।